जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी मेरे भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बड़े ही अच्छे पैटर्न में लेके चल रहे होंगे। अच्छे पैटर्न से मेरा हमेशा तात्पर्य ये होता है कि सबसे पहले आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझें, रटें बिल्कुल भी कुछ नहीं। जिसमें समझने की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा समझिएगा, जिनको याद रखने की चीज़ें हैं उनको याद रखिएगा। और याद कैसे रख सकते हैं? जब आप का सोने से पहले रिवीजन करें, संडे को रिवीजन करें, आपको कोई बीच में छुट्टी मिली तब रिवीजन करें। मतलब रिवीजन तो आपके लिए ऐसे बन जाना चाहिए, एक मौका सा बन जाना चाहिए। भाई कोई क्लास ऑफ है तो भाई हमें रिवीजन कर लेना है। आज मान लो सैटरडे है, संडे है, क्लास नहीं होंगी तो हमें रिवीजन कर लेना है। मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैंने अपना सिलेबस थोड़ा पहले कंप्लीट कर लिया आज का, टारगेट जल्दी हो गए तो मुझे रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन आपके लिए एक ऐसे मौका होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रिवीजन ही सबसे बड़ी कमी है जो आपको सिलेक्शन से रोक लेती है, जब आप सारे स्टेप्स को बखूबी फॉलो कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। एक बार सभी अपने हालचाल बताइए। कल की क्लास से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो कल हमने सीखा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सिर्फ मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? विषुवत रेखा, हाँ, पूर्ण बाबू कैसे नाराज हुए? विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर आप मुझे बताइए जी की वैल्यू कितनी होती है। चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ। और ऑप्शंस है मेरे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है मेरा आपसे 0, और डी ऑप्शन है मेरा आपसे 1। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विषुवत रेखा पर छोटे जी का मान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरती हैं, सलोनी हैं, राहुल हैं, रोहित हैं, हर्ष, राजा हैं। और बहुत बढ़िया आंसर है आपका। पूजा, बहुत सही आंसर है। शिवम भाई क्या कहते हैं, आर्मी का बैच लिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार आपको। और वाकई जो आर्मी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, मैं तो कहूँगा फाइनल सिलेक्शन आपका अगर हुआ है तो वाकई आपको मेरा दिल से सल्यूट है। क्योंकि आप सिर्फ एक नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, आप भारत माता की सेवा में जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन सभी के मौके में ये मुकाम नहीं आता है। तो मैं तो कहूँगा भाई, हमारी तरफ से भी आप ही वो सेवा कर रहे हैं। सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी के अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ही बढ़िया। तो सभी का आंसर ऑप्शन मुझे ए नज़र आता हुआ। फिर भी 98% का आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहनों को लगता है कि यार, अगर हम सारे डेली के आंसर सही सही करते जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमें नज़र लग जाए, मास्टर की ही नज़र लग जाए। इसलिए एक काम कर देते हैं, कुछ गलत भी कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इतना आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप जानबूझ के तो गलत नहीं करेंगे। शायद नज़र ना लग जाए इस वजह से आप गलत कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का सी और बी भी आ रहा है। ये बिल्कुल गलत आंसर है, एकदम सही आंसर है आपका 9.81। ठीक है जी। चलिएगा। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रेशर यानी दाब, लेकिन कल के चैप्टर को खत्म करने के बाद। कल के चैप्टर में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, बस 10 मिनट में वो हो जाएंगे और फिर हम आज के नए पार्ट पे चल देंगे। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, और इसका नाम है पलायन वेग। हालांकि जैसे ही पलायन वेग शब्द आता है तो तुरंत आपके बिल्कुल दिमाग में एक ही चीज़ आती है, और वो होती है 11.2। यहाँ अटका रहता है और ये तुरंत 11.2 बन जाता है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं कि क्या 11.2 से ज़्यादा इसमें कुछ है या सिर्फ उतनी कहानी है। तो पहले समझो कि पलायन वेग क्या होता है। देखिए, ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, ठीक। और पृथ्वी ये कहती है कि अगर आप किसी भी वस्तु को फेंकोगे तो मैं उसे खींच लूंगी। लेकिन एक बात बताओ, कि आप पृथ्वी से कितनी भी ऊंचाई तक आप वस्तु फेंक दीजिए, क्या वो हमेशा ही पृथ्वी के द्वारा खींची जाती रहेगी? या ऐसा हो सकता है कि देखो भाई, मान के चलो यहाँ पर कोई दूसरा ग्रह है ये। अब आपने एक वस्तु को इतनी दूर फेंक दिया, मान लो इस वस्तु को इतनी दूर फेंक दिया कि ये पृथ्वी से दूर चली गई और इस ग्रह के पास चली गई। तो क्या इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इसको नहीं खींच लेगा? 100% खींच लेगा। यानी कि
पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु को वापस खींचे जाने की एक क्षमता है। पृथ्वी क्या कहती है आपसे कि देखो भाई, इतनी दूरी तक, ये पृथ्वी है, अपने से ज्यादा इतनी दूरी तक मैं किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती हूँ। ये है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी ने बना दी अपनी एक बाउंड्री कि मैं यहां तक किसी भी वस्तु को खींच सकती हूँ। और इस एरिया को, जहां तक पृथ्वी किसी भी वस्तु को खींच सकती है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जहां तक पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है। ठीक है जी, चलो भैया, मुझे यहां तक समझ में आ गया। अब क्या ऐसी मेरी चाहत होती है कि मैं किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कभी बाहर फेंकूं? तो 100% मेरी चाहत होती है। भाई कहाँ चाहत होती है? आपने अभी देखा, हमने चंद्रयान छोड़ा, तो चंद्रयान को लेके हम क्या चाहते थे कि ये रॉकेट जो है जिसमें चंद्रयान सवार है, ये रॉकेट चंद्रमा के पास जाना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी हम इसे ऊपर छोड़ें पृथ्वी से और पृथ्वी फिर से खींच ले। तो हमें एक निश्चित गति से उसे फेंकना होता है, और उसी निश्चित गति को क्या बोलते हैं हम? पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी क्या हुई? इसके नाम को ही अगर आप हिंदी में देखें, पलायन करने का मतलब है कि कोई चीज हमेशा के लिए चली जाए किसी को छोड़ के। जैसे वो, जब आपकी नौकरी नहीं लगी होगी तो आपसे पलायन कर गई होंगी या होंगे। एस्केप का मतलब ही वो है। तो हम लिखेंगे पलायन का संबंध यहाँ पे क्या होगा कि वह वेग जिससे जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु, जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु पुनः उस ग्रह पर, मैं पृथ्वी नहीं कहूंगा, मैं तो भाई किसी भी ग्रह के लिए बोल सकता हूं, पुनः उस ग्रह पर वापस नहीं आती। पुनः उस ग्रह पर वापस नहीं आती। यानी कि द द वेलोसिटी एट विच अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम ए planet never comes back never comes back to that planet, कि भैया उस प्लेनेट पर कभी भी वो वस्तु वापस लौट के नहीं आएगी। ठीक है जी, तो जरा बताएंगे कि हाँ जी, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है। अशकरण कुमार, बताओ भाई क्या समस्या है इसमें? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मेरे भाई। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप किसी भी वस्तु को किसी भी ग्रह से ऊपर फेंकेंगे तो वो ग्रह उसको खींच लेगा। तो हमें अगर ऐसा चाहिए कि किसी वस्तु को ऐसे फेंकना है कि वो ग्रह उसको खींच ही ना पाए, तो हमें बहुत तेजी से फेंकना पड़ेगा। और वो तेजी जो है, वो वेग जो है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है आकाश, वैसे तो मेरी भाई आवाज़ बिल्कुल ठीक है। बाकी आप एक बार अपना थोड़ा फ़ोन का वॉल्यूम चेक कर लो, क्योंकि आवाज़ में अगर दिक्कत होती है तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं। बाकी मैं और थोड़ा सा माइक पास कर लेता हूँ। दरअसल ये स्टूडियो बदल देते हैं ना डेली, तो एक स्टूडियो की ना हैबिट हो जाती है उसके बोर्ड पे लिखने की, उसका माइक कितनी दूर पास रखना है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि भाई एक ही स्टूडियो रखा करो, बट ये लोग बदल देते हैं बार बार। जितना मैं डायग्राम बना रहा हूँ उतना तो आप बनाइए, मैप थोड़ी है गुड़िया ये। आप कह रही है मैप भी बनाना पड़ेगा? मैप कहाँ है? ये तो केवल एक छोटा सा डायग्राम है। तो एक बार सभी नोट करिए और बताइए कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो क्या समझ नहीं आया ये बताइए। ठीक है मैं रुक गया। आप आराम से नोट कर लो। वैसे तो मैं तो दो लैंग्वेज में लिखता हूँ, आप तो एक ही में लिख रहे हैं।
ठीक है जी। चलो अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी के लिए ये कितना होगा। आपने नोट कर लिया होगा यहाँ, आप तो नीचे ही नोट करना। मैंने तो किसी भी ग्रह के लिए बोला है ना। अब जैसे पूछे पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी के लिए, यानी कि फॉर अर्थ। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई पृथ्वी के लिए, भाई ये हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होगा। अगर किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षमता ज्यादा है तो उससे बाहर फेंकने के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगर किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षमता कम है तो उस ग्रह से बाहर फेंकने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। क्लियर है। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होता है, वी ओ से दिखा रहा हूं मैं, ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक वस्तु को इतनी तेज फेंको कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर 200 मीटर चली जाए। 11.2 किलोमीटर का मतलब 11 किलोमीटर और 200 मीटर। सोचो 12 किलोमीटर ही सोचो कितना ज्यादा होता है। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूर वस्तु इतनी तेजी से फेंकना होगा। रॉकेट वगैरह को इतनी तेजी से ही फेंका जाता है। और ये केवल और केवल पीएसएलवी की मदद से ही संभव है, या जीएसएलवी की मदद से। मतलब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, जहां से आपने सुना होगा कि रॉकेटों को छोड़ा जा रहा है। अब आप या मैं चाहें कि हम इतनी तेज फेंक दें तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक दूसरी बात आती है कि भैया चंद्रमा के लिए बताओ, चंद्रमा के लिए, यानी कि फॉर मून, फॉर मून। तो चंद्रमा के लिए ये जो होती है आपकी, ये होती है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या किसी और ग्रह के लिए भी पूछी जाएगी? मेरा वादा है किसी और ग्रह के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। केवल आपसे पृथ्वी और चंद्रमा के लिए पूछेगा। बस भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट करूंगा अपने भैया बहनों से कि हेडिंग के साथ याद रखना कि ये पलायन वेग है। क्यों? क्या इसके अलावा भी कुछ और आता है? बिल्कुल, इसके अलावा भी कुछ और होता है। देखो मैंने अपनी पूरी क्षमता से बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और माइक को नज़दीक कर लेता हूँ। बाकी मैं बोल तो अपनी फुल कैपेसिटी से रहा हूँ। मैं इसके शेल भी चेंज करा देता हूँ अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। चलो मैं इसके सेल चेंज करा देता हूँ। अभी हरीश भैया यहाँ है नहीं, आते ही करवा दूंगा। ठीक है। 2.38 कहिए या 2.4 कहिए, लगभग एक ही बात है। ठीक है, दोनों चीज़ें ऑप्शन में नहीं होंगी। अगर आप में से किसी ने 2.38 पढ़ा है तो वो भी ठीक है, लगभग में इसको 2.4 कह देते हैं। दोनों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं होंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आवाज़ ठीक आ रही है, ये सब मजाक में कह रहे होंगे। नहीं नहीं, मजाक में कोई नहीं कहता। जिसको दिक्कत होगी उन्हीं को ऐसे बोल रहे होंगे, ऐसे बच्चे इस बैच में बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, किसी किसी के साथ ऐसी समस्या हो सकती है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर भाई बहन बोल रहे हैं ठीक है आवाज़। तो ये हो गया आपका पलायन वेग। अब आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना पढ़ी हो और उसमें बड़ा हमारा कन्फ्यूज़न भी रहता है। सुनो क्या, ये है कक्षीय वेग। एक चीज़ होती है आपकी पलायन वेग और एक चीज़ होती है आपकी कक्षीय वेग। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मैं आपसे कुछ कुछ बातें पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते रहना। अच्छा सॉरी, जो एस्केप होती है ना, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। एस्केप को ना ई से दिखाते हैं, यहाँ ई है ना, इसका एस्केप की ई से शुरुआत हो रही है, तो इसको ना ई से दिखाते हैं। इसको प्लीज आप ई कर लो, हर जगह क्या कर लो, ई कर लो, ऐसे घुमा लो बस थोड़ा सा। वी ई से दिखाते हैं क्योंकि जो आपकी कक्षीय वेग है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको दिखाते हैं वी ओ से। इसका पहला शब्द उठा लेते हैं यहाँ इंग्लिश में, तो ये हो जाती है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। चलो ये हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम जो उपग्रह लॉन्च करते हैं, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जैसे हम जो उपग्रह लॉन्च करते हैं, हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं,
हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ये कितने तरह की करते हैं, क्या उम्मीद लेके हम उनसे करते हैं। देखिए, एक तो मैंने सैटेलाइट लॉन्च की हैं अभी जो हमने पीछे पढ़ी कि जिन्हें मैं पृथ्वी पे चंद्रमा पे भेजना चाह रहा हूँ। उपग्रह ही तो छोड़ा है हमने, गगनयान क्या है, तो चंद्रयान, सॉरी चंद्रयान एक उपग्रह ही तो है, सैटेलाइट ही तो है। तो कुछ सैटेलाइट मैं ऐसी चाहता हूँ कि जो पृथ्वी को छोड़ के चली जाएं, लेकिन वहीं कुछ सैटेलाइट क्या मैं ऐसी भी चाहता हूँ कि जो पृथ्वी को छोड़ के ना जाएं, जो पृथ्वी के आसपास घूमती रहें। भैया वो कौन सी सैटेलाइट है, सुनो। बिल्कुल मैं ऐसी सैटेलाइट चाहता हूँ। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, धरती माता, और हमने यहाँ पर एक सैटेलाइट पकड़ी, ये सैटेलाइट है। और जिन सैटेलाइट की मदद से आप अपने सोना बाबू से बात करते हो, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, या हम जितना भी नेविगेशन करते हैं, रास्ता देख पाते हैं, वो सब उन्हीं सैटेलाइट की मदद से कर पाते हैं जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। देखो, पुराने वाली सैटेलाइट क्या थी, हम चाह रहे थे कि ये पृथ्वी की सतह को छोड़ के चंद्रमा पे चली जाए, लेकिन इस सैटेलाइट से हम क्या चाह रहे हैं कि बस ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बातचीत हमारे किसी से भी जो हो रही है वो इसी से हो पा रही है। कैसे हो पा रही है? देखो, मान के चलो तुम्हारा घर ये है, ठीक, उनका घर, तुम्हारे उनका घर ये है, यहाँ लगा हुआ है टावर, यहाँ एक टावर लगा हुआ है। तो तुमने, मान लो एयरटेल का टावर है, तुम एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हो, तुमने कहा बाबू कैसे हो, तुम्हारी बात यहाँ तक जाएगी। ये टावर क्या करेगा, इस, अब ये टावर थोड़े ना यहाँ भेज देगा भाई, पृथ्वी में से पार करके कैसे भेजेगा, ये सैटेलाइट को देगा। सैटेलाइट नज़दीकी टावर को, तुम्हारी उनके जो सैटेलाइट नज़दीकी टावर होगा, सैटेलाइट वहाँ भेज देगी और ये टावर तुम्हारी बात को सुना देगा। तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है, जितना भी दूर संचार होता है, बातचीत होती है, या आप कोई भी कहीं मान लो डिश टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, तो डिश टीवी के जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी इन्हीं की मदद से सारे आ पाते हैं, सब सैटेलाइट की मदद से आ पाता है। भविष्यवाणियाँ होती हैं मौसम की कि भैया अगले 7 दिनों में भारी बारिश आने की संभावनाएं हैं। कैसे? देखो, मान के चलो, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पता है कि अगर हवा यहाँ आज ठंडी है, बारिश हो रही है, और हवाएं ऐसे बह रही हैं और यहाँ से यहाँ तक 7 दिन लेंगी, तो यहीं से देख लिया जाएगा इन हवाओं को और इस स्थान को सूचित कर दिया जाएगा, तुरंत सेकंड्स में ये काम हो जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने बाबू से बात करते हैं, सेकंड्स में जवाब आते हैं, है कि नहीं? नहीं बाबू, आज तो मेरा विलत है, मैं तो ऐसे ही नहीं खाना खा रही हूँ, है कि नहीं? तो जितन हम कुछ सैटेलाइट्स में ये भी चाहते हैं कि वो सैटेलाइट्स कभी पृथ्वी को छोड़ के ना जाएं। यानी कि मैं ये चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, कि ये पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घूमती रहे, कभी भी इससे बाहर ना जाए। बोलो, इतना क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं तो मैं इसको कितने वेग से घुमाऊं? पलायन वेग से ज्यादा वेग से घुमाऊं, या पलायन वेग से कम वेग से घुमाऊं? पलायन वेग क्या था? जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार भेजने के लिए आवश्यक था। तो उससे कम से घुमाऊं या उससे ज्यादा से घुमाऊं? सिर्फ इतनी सी बात बताइए, तो मैं मानूं कि हाँ तुम समझ के पढ़ रहे हो। चलो, तो आप क्या चाहोगे? बहुत ही बढ़िया, कि भैया जी पलायन वेग से तो कम से भेजें। तो कक्षीय वेग क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखो कि ये वो वेग है। पहले इसकी परिभाषा लिखो, फिर इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो आप कहोगे कि वह वेग जो किसी उपग्रह को, ये उपग्रह है आपका, जो किसी उपग्रह को पृथ्वी, जो किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर घूमने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए दिया जाता है। यानी कि द वेलोसिटी विच इज गिवन, विच इज
given to planet to satellite, sorry, which is given to a satellite to revolve around द अर्थ। ठीक है, अब एक भैया मुझसे पूछेगा जी इसका मान कितना होता है। तो देखो पृथ्वी के लिए फॉर अर्थ इसकी जो वैल्यू होती है वीओ की, ये लगभग 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 बता रहा हूं मैं आपको 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, किसी बैच में शायद मैंने इसको 7.94 लिखवा दिया था, तो मैं मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किस बैच में, तो वो मैंने बाई मिस्टेक 2.94 जो एस्केप स्पीड होती है ना मून की, उसकी वजह से लिखवा दिया था, वो एक कन्फ्यूजन था, माफ़ी चाहूँगा। तो किसी बैच का अगर कोई बच्चा यहाँ हो जिसने 7.94 उसको लिख लिया हो वहाँ, मुझे एक्जैक्टली बैच का नाम याद नहीं है, तो वो इसको सही कर लेना, क्योंकि मैं जब भी इस वैल्यू को लिखवाता हूँ बच्चे कहते हैं जी किसी एक बैच में आपने 7.94 लिखवाया था, तो इसको 7 कर लेना प्लीज़, और ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि ये पलायन वेग से कम ही रखना है, हमें एस्केप वेलोसिटी से कम ही रखना है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ना हेडिंग के साथ याद रखना कि देखो 3 तरह की वैल्यू है, 2.4 है, 11.2 है और 7 भी है। पेपर में तीनों ही पूछी जाती है, लेकिन हमने सिर्फ आज तक किसको रटा होगा, 11.2 को। क्वेश्चन आएगा, पहले इसको नोट करो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और बताइए कि जी मुझे बहुत समझ में आ गया। देखो भाई, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि फोन मिले ना मिले, 50 मीटर का टावर हो, तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाह चुका हूँ ऐसे सवालों के लिए कि वो हमारे स्कोप में है ही नहीं। हमें बस इतनी चीज़ें याद रखनी है जितनी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, हमें उससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, फिर तो वो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो जाएगी, वो 4 साल का कोर्स है। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे आता है, सवाल ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग कितना होता है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये चीज हमसे पूछी जाएगी कि पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग बताओ। ऑप्शन होंगे, पहला ही ऑप्शन होगा ये जो तुम्हारा सबसे पसंदीदा होगा, जिसमें 80% बच्चे गलत इसी को टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा सवाल। दूसरा ऑप्शन ये होगा, किसी किसी को ये भी याद रहा होगा, सी ऑप्शन होगा 7, ठीक है, और डी ऑप्शन होगा 7। अब ये तुम पहचानो कि इनमें अंतर क्या है। देखो आपके स्तर पे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि जो समझ ही ना आए। जैसे मैं मैथ्स का मान सकता हूँ, जिनकी नॉन मैथ बैकग्राउंड होगी, आर्ट्स बैकग्राउंड होगी, तो मैथ्स हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किल लग सके, लेकिन जिनकी साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए मैथ्स भी कुछ नहीं है। तो और नो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भाई बहन भी अगर मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो उनके लिए भी आसान बन जाता है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत समझदारी दिखानी है, मैं मानता हूँ कि सिर्फ पेपर में आंखों को खुला रखना है और हेडिंग के साथ चीज़ों को याद करके जाना है, सिर्फ इतना चैलेंज आपके साथ होता है ना। तो देखो इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को ऐसा हो कि समझ नहीं आया हो, सिर्फ आंखों को खुला रखने वाली बात है। आपको ऑप्शंस में पहचानना है कि कहाँ गलती कर रहे हैं हम। देखो पेपर में ऑप्शन आते ही बहुत सारे बच्चे तो यहीं ढेर हो जाएंगे। 11.2 सिर्फ उनको वेग जैसी चीज कुछ समझ में आए कि पृथ्वी से वेग वेग का कुछ लेना देना है, उनको नहीं पता क्या कक्षीय क्या पलायन, वो बस एक ही आंसर करके भाग जाएंगे, और ये होगा 11.2। जबकि ना तो ये है क्योंकि ये तो पलायन वेग है, ना ये है। अब इन दोनों में समानता क्या है, देखो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये किलोमीटर है भैया जी, है ना। किलोमीटर इसकी यूनिट होती है, मीटर इसकी यूनिट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे अभी भी डी आंसर लगा रहे हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है।
इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होती है। तो आशा करूंगा कि आप बहुत आराम से इनको याद कर लेंगे, लेकिन याद करो हेडिंग के साथ। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर किस चीज़ के लिए कौन सा डेटा हमें यूज़ करना है। ठीक है जी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है और हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, कृपया बताएं। यूनिट्स, मेजरमेंट, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, ये 7वां होगा। चैप्टर नंबर 7 ये है आपका दाब यानी कि प्रेशर। तो हेडिंग डालेंगे सभी प्रेशर और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछें। कृपया समस्या स्लाइड से रिलेटेड पूछें, बहुत ज़्यादा हट की समस्या मत पूछना कि ये टावर 50 मीटर का है, 70 मीटर का है, ऐसी चीज़ें मत पूछना, बस जो स्लाइड पे लिखा है। क्योंकि उन चीज़ों के जवाब देने में बहुत सारा समय लग जाएगा, पेपर में आने वाली नहीं है, कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको समझ में आए, पता चला और कन्फ्यूज़न बढ़ गए तो क्या लाभ है उस चीज़। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रंजीत। आर्ट्स के स्टूडेंट है लेकिन मैथ्स पूरी खोपड़ी में भरा पड़ा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सर सीए की पढ़ाई की कितनी फीस होती है? अनीता बालियान, गुड़िया एसएससी जीडी के बैच में अगर हम सीए की बात करेंगे तो फिर तो ये टोटली आउट ऑफ स्कोप ही हो जाएगा। सीए की पढ़ाई के लिए कभी लक्ष्मी नगर जाइए, वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत शानदार, वेरी गुड। शिवम, मून का नहीं पूछा जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी मून की इसलिए नहीं पूछी जाएगी क्योंकि चंद्रमा के आसपास थोड़ी ना हमें कुछ घुमाना है, वो नहीं पूछी जाती आपसे। देखो भैया, आप कह रहे हैं कि जितना आपने पढ़ाया है मैं उसको पीडीएफ से पढ़ लेता हूँ, क्या इसका नोट्स बनाना पड़ेगा? मैं क्लास में हैंड रिटन लिखवा ही इसलिए रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ताकि आप नोट्स बनाएं। इसका मतलब तो जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप बैठे रहते होंगे ऐसे करके, वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। देखो, पीडीएफ से पढ़ना और नोट्स बनाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पीडीएफ से जब आप पढ़ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किसने क्या लिखा है। लेकिन जब आप नोट्स में लिखोगे ना तो कई सारी चीज़ें हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं। मुझे नहीं पता आप करते हो कि नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा करता था, क्योंकि टीचर जो लिखवाते हैं वो बुकिश लैंग्वेज लिखवाते हैं। मैं तो वैसे भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सामान्य भाषा लिखवाऊँ, लेकिन हमारी टीचर्स तो प्रॉपर ही रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। एक बार क्लास में कोई इशू है? अभी सही है? तो शायद क्लास बीच में रुक गई थी, कुछ इशू था। एक बार अभी बताएंगे क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। एक बार सभी बताएंगे सब कुछ क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? क्या मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ? मैं बिल्कुल शुरू से बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा इस स्लाइड को। शायद शुरू से ये क्लास हमारी अटक गई थी, बफरिंग वगैरह कुछ हुई थी, इंटरनेट का कुछ इशू था। मैं बिल्कुल आपको शुरू से बताऊंगा, मैं यहीं पे हूँ। अभी सब कुछ क्लियर है? ओके, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लग रहा है कि क्लास यहाँ से अटकी थी। हमने कहा चैप्टर नंबर 7 दाब हम शुरू करेंगे, प्रेशर हम शुरू करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी पलायन वेग बोला जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत 11.2 आता है, जबकि कक्षीय वेग में भी यही दिमाग में आता है। इसका मतलब हम ना थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखते हैं जिससे हमारी गलतियां होती हैं। वैसे ही जब भी प्रेशर टॉपिक आता है, दाब टॉपिक आता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है कि बल बटे क्षेत्रफल, बस। लेकिन दाब सिर्फ इतना नहीं है। हर तरह के दाब के लिए बल बटे क्षेत्रफल परिभाषा उचित नहीं है। हर तरह के दाब के लिए परिभाषा अलग होती है। क्या हर तरह के दाब का मतलब दाब कई सारे तरह का होता है? जी बिल्कुल। आप देखिए, दाब ना मैंने 3 तरह का लिखा। ठोसों का दाब, प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। द्रवों का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैसेस। हमने 3 तरह का दाब लिखा है, ठोसों का दाब, द्रवों का दाब और गैसों का दाब। ठीक है। अब ठोसों के दाब को ही हम यांत्रिक दाब कहते हैं, मैकेनिकल प्रेशर कहते हैं। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि क्या प्रेशर की डेफिनेशन इसके लिए है, क्या इसके लिए है और क्या इसके लिए है। अब बताइए कि आप सभी को क्लियर समझ में आ गया कि 3 तरह का दाब होता है और हमें वन बाय वन सबकी डेफिनेशन पढ़नी है। हर एक के लिए परिभाषाएं अलग होती है। बल बटे क्षेत्रफल सभी के लिए परिभाषा नहीं है, वो केवल इसके लिए है।
इसके और इसके लिए वो परिभाषा नहीं है। अब बताएंगे जी क्लियर है, एक बार थम्स अप करो तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार थम्स अप करेंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ ठीक है, अब क्लास भी ठीक चल रही है और आपको इतनी बात समझ में भी आ गई है। ओके, अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप ठोसों का दाब। सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे ठोसों का दाब, यानी कि प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम यांत्रिक दाब भी कहते हैं, या आप कहो यांत्रिक दाब, यानी कि और लिख के कह सकते हैं आप इंग्लिश वाले, मैकेनिकल प्रेशर। ठीक, चलिए भैया, तो देखते हैं एक बार क्या होता है ठोसों का दाब। अब ना इतना तो सब जानते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन बहुत अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें, मतलब ये कभी फील नहीं कर पाते हम कि दाब में और बल में क्या फ़र्क होता है। आपको कहीं लगा हुआ दिखे तो आप फोर्स और प्रेशर में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो 2 मिनट मेरी एक बात को सुनिए और बड़े ध्यान से उसका आंसर आपको देना है। देखिए, मान के चलिए मैं ये कहता हूँ आपसे कि आपको 10 न्यूटन का बल इस बोर्ड पर लगाना है, और दो तरीके से लगाना है। कैसे लगाना है? एक तो आपको अपने दोनों हाथों का यूज करना है, मतलब 10 न्यूटन के बल से दोनों हाथों से 10 न्यूटन का बल इस स्क्रीन पे लगाना है। तो भाई कैसे लगाओगे आप कहोगे भाई ऐसे लगाएंगे, ऐसे। अब मुझे बताओ, अगर 10 न्यूटन का बल ये 10 उंगली और अंगूठे मिलके लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक 10-10 का, नहीं, 10 के 10 मिलके 10 का लगा रहे हैं, तो एक ने कितने का लगाया? 1 न्यूटन का। तो हर एक उंगली या हर एक अंगूठा आपका इस बोर्ड को 1 न्यूटन के बल से दबा रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आपको 10 ही न्यूटन का बल लगाना है, लेकिन आपको क्या करना है? कील लेनी है, कील, और उस कील को, कील पर 10 न्यूटन की ताकत से हथौड़ा मारना है, ठीक है। तो भैया कील कितना सा क्षेत्रफल घेरेगी? इतना सा, इतना सा केवल क्षेत्रफल घेरेगी। मैंने मोटा बनाया ताकि आपको दिखे, और भी पतला घेरेगी। सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गढ़ जाने की टेंडेंसी जो होगी, यानी गढ़ जाने के चांसेस जो होंगे, अंदर घुस जाने के चांसेस, वो किसके ज्यादा होंगे? आपके दोनों हाथों के उतने ही बल पे, या उतने ही बल पे कील के? सिर्फ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कील का मतलब जो नेल्स होती हैं जो आप दीवारों में ठोकते हैं, तो जरा बताएं किसके गढ़ जाने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके? मैं आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जरा बताएं किसके गढ़ जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसके बाद हम चलेंगे। ये हैंड है, हाँ भाई ड्राइंग, अच्छा अंगूठा इधर हो गया, कोई बात नहीं, कितना सा फर्क है, अंगूठा बस बाहर बना लो। क्यों हरीश, बढ़िया नहीं है मेरी ड्राइंग? हरीश को तो हमेशा पसंद आती है। ये किसका हाथ है? अब भाई तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो मेरा है, और बुरा लग रहा हो तो तुम्हारा है। इसके कील के, बहुत बढ़िया। देखो ये जो बल तो हमने उतना ही लगाया, 10-10 न्यूटन का ही लगाया, लेकिन कील के गढ़ जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जो गढ़ जाने की प्रवृत्ति है, ये जो टेंडेंसी है गढ़ जाने की, इसी को आप प्रेशर बोलते हैं, बस इसी को आप दाब बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये समझ गए कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जिसको हम ए से दिखाते हैं, अगर ये ज्यादा है, तो लगने वाला दाब यानी कि लगने वाला प्रेशर, जिसको हम पी से दिखाते हैं, कम हो जाएगा, जबकि बल उतना ही है। लेकिन अगर अगर मैं इसी एरिया को कम कर दूंगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जबकि बल उतना ही है। देखिए, बल एक ऐसी चीज है जिसमें एरिया का कोई संबंध नहीं होता। जब आप बल लगा रहे होते हो तो आप एरिया को देख ही नहीं रहे होते हो, लेकिन प्रेशर में आप एरिया को कंसीडर कर रहे होते हो। अगर आपको याद हो, सदियों पुरानी ये उस तरह की बात है जैसे कार्य और ऊर्जा का समय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब कार्य और ऊर्जा का हम समय से जोड़ के पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो शक्ति बन जाती है, पावर बन जाती है। ऐसे ही
आप फोर्स पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन जब फोर्स को एरिया के साथ जोड़कर पढ़ना शुरू कर देते हो तो एक नई राशि का जन्म होता है जिसका नाम है दाब, यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर की परिभाषा क्या आपको समझ में आई? प्रेशर का मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि कितना फोर्स कितने एरिया पर लगाया जा रहा है। अब आ जाते हैं जहां से तुम्हें पता होता है और आप क्या रटते हो कि भैया दाब बराबर प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। ये आधी डेफिनेशन है, इसको पूरी करो। मैंने इसीलिए पूरी नहीं लिखी, यहाँ पे लिखो यांत्रिक दाब। ये डेफिनेशन किसकी है? मैकेनिकल प्रेशर की, और ये होती है फोर्स अपॉन एरिया। क्या भैया जी क्लैरिटी आपको आई कि बल में और दाब में क्या फर्क होता है? ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे P बराबर F बटे ए। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखते हैं, ठीक है जी। P बराबर F बटे ए। चलो भाई शिवम, बहुत बढ़िया। अब एक भैया कहता है मुझसे जी इसका मात्रक बताओ, तो दूसरे ने वही कहा अरे यार तू अब भी मात्रक ही पूछेगा। भाई मात्रक तो हमेशा सूत्रों से बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति स्क्वायर। तो यूनिट बन जाएगी इसकी इंग्लिश में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये ऐसा यूनिट है? नहीं, ये तो सूत्र से बनी हुई यूनिट है, या इसी को आप बोल देते हो पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दाब के क्षेत्र में बहुत सारी खोज की, तो उन्हीं के नाम पे इनका मात्रक बन गया, और ऐसा यूनिट पास्कल है। ठीक है, ऐसा यूनिट ये नहीं है, ये तो सूत्र से बनी है, ऐसा यूनिट पास्कल है। भाई मैं फिर से एक बार समझाता हूं, देखिएगा कि दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर का मतलब होता है गढ़ जाने की टेंडेंसी। प्रेशर का मतलब होता है किसी चीज के गढ़ जाने की टेंडेंसी। यहां पर आप देखो गढ़ने की टेंडेंसी कम थी, यहां पर गढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल भूल जाओ इतनी कहानी, वो सिर्फ इतना याद रखो कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पेपर में ये बात पूछी जाएगी, पेपर में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, पेपर में सिर्फ इतनी बात पूछी जाएगी कि इनमें से दाब का कौन सा सूत्र है। मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं कैसे आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से दाब का सही सूत्र कौन सा है। आपके स्तर पे सिर्फ इतनी ही गहराई की आवश्यकता है, यानी कि करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। दाब का सही सूत्र क्या है? आपसे पूछा जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन मीटर की पावर 3। बताओ भाई कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन बने। तो 90% बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रट रहे होते हैं ना और फिर वो हमें बहुत दिनों बाद समझ में आती है, तो सच में मजा आता है कि हाँ यार अच्छा ये चीज़ थी ये। हालांकि देखो जहाँ तक जो आपके स्तर पे ज़रूरी है वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके मेरी भी थोड़ी सी मजबूरी होती है। बिल्कुल हो जाएगा भाई अनुज, बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में उड़ाएंगे और आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा आपसे कि इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। दाब के अनुप्रयोग, दाब के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा सॉरी पूरा लिखो मैकेनिकल प्रेशर। हम तो मैकेनिकल प्रेशर पढ़ रहे हैं ना, यानी कि यांत्रिक दाब के अनुप्रयोग, यहाँ पे ऐड कर लेंगे यांत्रिक। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इस सिद्धांत को पढ़ के हमने दुनिया की जिंदगी को कैसे आसान बनाया। तो जरा देखो कैसे आसान बनाया हमने इस सिद्धांत को समझने के बाद, मतलब क्या हमने एक्स्ट्रा कर लिया।
देखिए आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर ना स्लीपर बिछाए जाते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूँ अगर इस बोर्ड में इंटरनेट हुआ तो, स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक। अरे भाई इसका कीबोर्ड बहुत पतला है यार। जैसे आजकल जो नई नई शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो बस मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, इतना सा पतला है यार इसका कीबोर्ड। चलो देखो ये सारे स्लीपर्स आपको दिख रहे होंगे। आपने देखा होगा या तो लकड़ी के बिछाए जाते हैं, यहाँ लकड़ी के हैं या सीमेंट के हैं। भाई ये क्यों बिछाए जाते हैं? ये इसलिए बिछाए जाते हैं, खुल जाओ भाई, हाँ, ये देखो इसलिए बिछाए जाते हैं कि अगर ये स्लीपर ना बिछाए जाएं तो केवल इतने से हिस्सों पर, जरा से हिस्सा है, इतना सा हिस्सा होगा ज्यादा से ज्यादा, इतने हिस्सों पर पूरी रेलगाड़ी का वजन आके पड़ेगा। और सोचो जब क्षेत्रफल कम होगा, पीछे हमने देखा था कि प्रेशर का मतलब गढ़ने की टेंडेंसी, गढ़ने की जो कोशिश है उसका क्षेत्रफल से उल्टा मतलब होता है। उल्टा कैसे? क्षेत्रफल अगर कम होगा, जैसे कील थी, तो गढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा थी। अगर क्षेत्रफल कम हुआ, मान लो ये स्लीपर नहीं है, क्षेत्रफल इतना सा है, तो गढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने क्या किया, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, हमने ये रेलवे सीमेंट के या लकड़ी के स्लीपर बिछा दिए, क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ गया। अब क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हुआ कि सारा जो वजन था ना, इन्होंने भी कुछ कुछ अपने ऊपर ले लिया, यानी साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। तो क्षेत्रफल बढ़ने से, एरिया के बढ़ने से प्रेशर घट गया, यानी कि दाब की जो, मतलब गढ़ने की जो टेंडेंसी थी ओवरऑल वो कम हो गई। अब रेलगाड़ी नीचे नहीं धंसेगी। ठीक है जी। तो इसको पढ़कर हमने ये फायदा कर लिया कि हमने रेलगाड़ी को धंसने से बचा लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए, रेलवे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट, लकड़ी ऑब्लिक सीमेंट के स्लीपर बिछे होना, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बिछा होना। ये किस बात का अनुप्रयोग है भैया जी? ये दाब का अनुप्रयोग है, प्रेशर का एप्लीकेशन है। देखो उल्टा याद रखो, जहां पर आपको दाब कम चाहिए वहां एरिया बढ़ा दो, क्षेत्रफल बढ़ा दो, जहां पे प्रेशर ज्यादा चाहिए वहां एरिया घटा दो। ठीक है। ये पूछा जाएगा रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछाना किसका अनुप्रयोग है? या तो यांत्रिक दाब ऑप्शन होगा या खाली दाब होगा, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग देखो, कील का नुकीला होना। भैया मुझे ये बताओ, आप कील के केस में क्या चाहते हो? जैसे यहां तो आपकी चाहत थी दाब का कम होना, और कील में आपकी जो चाहत होती है वो होती है दाब ज्यादा से ज्यादा लगे, गढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा हो, कम से कम ताकत में गढ़ जाए। आप एरिया कम कर देते हो, प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया कम कर दो। ये भी तो इसी का अनुप्रयोग है, यानी कि शार्प एज या शार्पनेस, ऐसे लिख दो, शार्पनेस ऑफ नेल। उसके बाद अगला आपने देखा होगा, चाकू की धार, चाकू की धार का पतला होना, चाकू की धार का पतला होना, यानी कि शार्प एज, शार्प एज ऑफ नाइफ। चाकू की धार पतली क्यों होती है? क्योंकि आप उस पर चाहते हो कि कम से कम बल लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा गढ़ जाए, तो उसको पतला बना देते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, सॉरी। आप कहेंगे कि लेइंग, लेइंग ऑफ वुडन और सीमेंटेड स्लीपर्स, लेइंग ऑफ वुडन और सीमेंटेड स्लीपर्स ऑन रेलवे ट्रैक। ठीक है जी। चलो अगला आप देखेंगे, जैसे सूटकेस है, आप देखते होंगे सूटकेस के जो हत्थे हैं ना, वो चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पतले बना दिए ना तो पता है कैसी हालत होगी। जैसे जब घर परिवार में बहन बहन की शादी होती है तो भाई भाइयों की तो हालत ही ख़राब रहती है। अब शादी के दिन पता चला ऑर्डर आ गया, सब्जी लाओ सुबह सुबह मंडी से, तो भैया पन्नियों में रख रखी है सब्जी, 20 किलो इधर 20 किलो इधर। मोटरसाइकिल चला रहा है हरीश, तुम बैठे हो पीछे, दोनों हाथों में ऐसे लटका के, तुम्हारा घर 10 किलोमीटर दूर मंडी से, पकड़ के ला रहे हो, घर आके देखते हो पन्नी गढ़ तक जाती है हाथों में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पतली होती है। पतली थी, एरिया कम था, प्रेशर ज़्यादा लगा, इसलिए वो गढ़ गई।
अब सूटकेस क्या होते हैं, उनके हैंडल चौड़े बनाए जाते हैं ताकि एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि सूटकेस के हत्थे, सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, यानी कि ब्रॉड हैंडल्स, ब्रॉड हैंडल्स ऑफ सूटकेस। ठीक है जी, तो आशा करूंगा कि आपको यहाँ तक बात एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके स्तर पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हुई चली जाएंगी। प्रेशर एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो ये मुझे लगता है कि कल की क्लास तो लगेगी इसमें, शायद थोड़ी सी 10-20 मिनट की क्लास परसों भी लगे, और उम्मीद है परसों तक ये ख़त्म हो जाएगा। साथ ही हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है साउंड, ध्वनि, उसे भी शुरू कर देंगे। तरंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको तरंग में। मैं मानता हूँ कि आपने जो चीज़ें बहुत सारी पहले रटी होंगी, हालांकि देखो सबकी एक्सप्लेनेशन दिया जाना तो संभव नहीं है, लेकिन जिनकी ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आती हैं, उनकी मैं आपको अवश्य ही देकर चलता हूँ, और उस एक्सप्लेनेशन के दम पे आपको इंटरेस्ट भी आता होगा और चीज़ें आसान भी बनती होंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ समझ में आ जाए तो नो डाउट वो आसान रहती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। बाकी मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करके आया करो। जैसे आज हमने प्रेशर शुरू किया है, तो कम से कम कल और परसों आपके दिमाग में पूरा प्रेशर चैप्टर रहना चाहिए, क्योंकि कल जो भी चीज़ें होंगी इसी से रिलेटेड होंगी। थोड़ा थोड़ा सा सब में अंतर होगा, जब हम गैसों का और द्रव का दाब पढ़ रहे होंगे, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं के कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे होंगे। प्लीज़ आप उनको एक बार ध्यान से देख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद जी।